हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप तो अच्छा तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज की वीडियो में आप लोगों को आईसीआई के स्टडी मटेरियल से इंडेक्स 21 के 100% टीवाई के कवर कराऊंगा, साथ में 100% प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर कराऊंगा और साथ में कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा। अगर आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देखें, इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा, हर इंडेक्स के लास्ट में टीवाई के दे रखे हैं, हर चैप्टर के लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को इंडेक्स 21, जिसका नाम है द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, इस इंडेक्स के 100% टीवाई के कवर कराऊंगा, 100% प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर कराऊंगा और साथ में कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा। अगर आपको इंडेक्स 21 के केवल और केवल कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं तो मैं आपको बता दूं, इंडेक्स 21 की ना डिटेल रिवीजन वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ये जो वीडियो है रिवीजन पर्पज के लिए, इसलिए जो मेरी बोलिंग स्पीड रहेगी नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज्यादा रहेगी, सो दैट मैं आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट और कॉन्सेप्ट कवर करा पाऊं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इंडेक्स 21। देखिए जनरली मैं क्या करता हूं, पहले टीवाई के से लग जाता हूं, पहले हम टीवाई के कंप्लीट करते हैं फिर क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। लेकिन इंडेक्स 21 में ना इन्होंने टीवाई के क्वेश्चन ना थोड़े से आगे पीछे करके दे रखे हैं, तो मैं आपको इस हिसाब से क्वेश्चन कराऊंगा कि आपका इंडेक्स 21 भी अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक, आइए पहले एक काम करते हैं, पहले कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक, और मैं आपको बता दूंगा कि पहले हम कौन सा क्वेश्चन करें फिर उसके बाद कौन सा क्वेश्चन करें। देखिए इंडेक्स 21 कहता है तीन टाइप की करेंसी होती है, एक फंक्शनल करेंसी, एक फॉरेन करेंसी, एक प्रेजेंटेशन करेंसी। जिस प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में एंटिटी अपना बिजनेस ऑपरेट करती है, उस प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की जो भी करेंसी होगी वो एंटिटी के लिए क्या बन जाएगी, फंक्शनल करेंसी बन जाएगी। ठीक, बेसिकली एंटिटी को क्या करना होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होते हैं। हाँ जी सर, अब बुक्स ऑफ अकाउंट किस करेंसी मेंटेन किए जाएंगे, इंडेक्स 21 कहता है कि आप क्या करेंगे, फंक्शनल करेंसी में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 में आपको फंक्शनल करेंसी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ठीक, फंक्शनल करेंसी आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ इंडिकेटर फैक्टर दे रखे हैं इंडेक्स 21 ने, जिसमें प्राइमरी फैक्टर में आता है आपका सेल प्राइस किस करेंसी में डिसाइड होती है, डिटरमाइन होती है, खर्चे किस करेंसी में इनकर्ड होते हैं। अगर आप प्राइमरी इंडिकेटर के बेस पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सी करेंसी फंक्शन करेंसी है, तो फिर आप क्या करेंगे, सेकेंडरी इंडिकेटर चेक करेंगे, जिसमें इंडेक्स 21 ये कहता है कि आप ये देखेंगे कि जो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, मींस आप जो फाइनेंस अरेंज कर रहे हैं, इक्विटी इशू कर रहे हैं, डेट अरेंज कर रहे हैं, वो किस करेंसी में फाइनेंस अरेंज कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। ठीक, सेकंड, जो भी आपके प्रॉफिट रिटेंड हो रहे हैं वो किस करेंसी में रिटेंड हो रहे हैं, तो इसके बेस पे आप क्या करेंगे, फंक्शन करेंसी को आइडेंटिफाई करेंगे। कोई भी ऐसी करेंसी जिसमें एंटिटी ट्रांजैक्शन करती है बट वो ट्रांजैक्शन जो जिस करेंसी में की गई है वो फंक्शनल करेंसी नहीं है, उसे हम बोलेंगे प्यार से फॉरेन करेंसी। ठीक, तो एंटिटी क्या करेगी, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को फंक्शनल करेंसी में रिकॉर्ड कर लेगी। ठीक, कैसे रिकॉर्ड करेंगे अभी चर्चा करेंगे। प्रेजेंटेशन करेंसी वो करेंसी होती है जिस करेंसी में एंटिटी क्या करती है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करती है। ठीक, अगर मान लो प्रेजेंटेशन करेंसी फंक्शनल करेंसी से अलग है, तो फिर फंक्शनल करेंसी को क्या किया जाएगा, प्रेजेंटेशन करेंसी में ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक, प्रेजेंटेशन करेंसी में ट्रांसलेट किया जाएगा। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को फंक्शनल करेंसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कहता है इनिशियली आप क्या करेंगे, इनिशियली आप जो भी स्पॉट रेट रहेगा जिस डेट पर ट्रांजैक्शन हुई है उसके हिसाब से आप उसे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, सब्सिक्वेंटली आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि मॉनेटरी आइटम है, नॉन मॉनेटरी आइटम। अगर मॉनेटरी आइटम है तो हम उस केस में क्या करते हैं, क्लोजिंग रेट के हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं, जो भी डिफरेंस है पिनल अकाउंट में चला जाता है। अगर नॉन मॉनेटरी आइटम है तो उस केस में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो नॉन मॉनेटरी आइटम है उसे हम मेंटेन कैसे करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेंटेन करते तो कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगा। अगर हम उसे मेंटेन करते फेयर वैल्यू पे, तो हम क्या करेंगे, जिस डेट पे फेयर वैल्यू आपका डिटरमाइन होती है उस डेट पे जो भी रेट होगा उसके हिसाब से उसे कन्वर्ट कर देंगे, और जो भी डिफरेंस आएगा, इंडेक्स 21 ये कहता है कि नॉन मॉनेटरी फॉरेन करेंसी आइटम अगर आप फेयर वैल्यू मेजर करते हैं तो जो भी डिफरेंस होगा उसे आप क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक, जैसे मान लो हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यू किया है, अब रिवैल्यूएशन गेन आया तो हम कहां लेके जाते हैं, ओसीआई में। अब यहाँ पे दो डिफरेंस आएंगे, एक रिवैल्यूएशन गेन का डिफरेंस होगा, एक फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस होगा, तो दोनों डिफरेंस हम कहां लेके जाएंगे, आपका ओसीआई के अंदर लेके जाएंगे। ठीक, अगर रिवैल्यूएशन लॉस आ गया तो इंडिया 16 के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के रिलेशन में अगर लॉस आता है तो हम उसे पिनल अकाउंट के अंदर लेके जाते हैं, तो इसे भी क्या करें, पिनल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। सो बात की एक बात क्या है, इंडेक्स 21 ये कहता है कि अगर नॉन मॉनेटरी फॉरेन करेंसी आइटम है और उसे आप मेजर करते हैं एट फेयर वैल्यू, तो जो भी डिफरेंस होगा कैरिंग अमाउंट के साथ उसे आप रिस्पेक्टिव इंडेक्स के हिसाब से ट्रीट करेंगे। ठीक, इंक्लूडिंग आपका फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस। आइए हम सबसे पहले बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 के। तो थोड़ा सा इस चैप्टर के अंदर मैं
इस इंडेक्स के अंदर आपको क्वेश्चन आगे पीछे कराऊंगा, सो दैट एक प्रोसीजर के तहत चैप्टर अपना रिवाइज हो जाए। ऑन 1 अप्रैल X1 मेकर लिमिटेड रेज्ड ए लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर। 1 अप्रैल X1 को मेकर लिमिटेड ने क्या किया, एक लॉन्ग टर्म लोन रेज किया। ठीक, मॉनेटरी आइटम वो आइटम होती है जिसका अमाउंट किसी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स होता है, वो रिसीवेबल या पेबल होती है, असेट मींस असेट और लायबिलिटी है जिसका अमाउंट बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स होता है, और जो अमाउंट रिसीवेबल या पेबल है वो आपका फॉरेन करेंसी में है। मेकर लिमिटेड रेज्ड ए लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर। ठीक है जी, द इन्वेस्टर सब्सक्राइब फॉर 6 million फॉरेन करेंसी लोन नोट्स एट पार, बिल्कुल ठीक है। इट इनकर्ड इंक्रीमेंटल इशू कॉस्ट ऑफ फॉरेन करेंसी आपका कितना, 2 लाख। अब 60 million मतलब 60 लाख का आपने क्या किया, लोन रेज किया। अब अगर हम फाइनेंशियल लायबिलिटी यहाँ पे रेज कर रहे हैं तो एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 109 हम क्या करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसे इसमें से रिड्यूस कर देंगे, तो 58 लाख से आपका क्या आ जाएगा, इनिशियली अमाउंट रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी 6 लाख इज पेबल एनुअली, ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है। ठीक, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट रिकॉर्ड होगी वो कैसे रिकॉर्ड होगी, आपका बाय यूजिंग EIR। या तो क्वेश्चन हमें EIR देगा, अदरवाइज हम क्या करेंगे, EIR फिर कैलकुलेट करेंगे। द लोन इज रीपेबल इन फॉरेन करेंसी ऑन 31 मार्च X7, आपका 6 ईयर के बाद ये अमाउंट रीपेबल है एट एन प्रीमियम, और कुछ प्रीमियम पे पेबल है। अब क्वेश्चन ने प्रीमियम नहीं दिया तो क्वेश्चन फिर हमें EIR की इन्फॉर्मेशन कुछ देगा। ठीक, एंड द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लोन इज 12%, तो EIR आपका 12% है। एप्रोप्रिएट मेजरमेंट बेसिस फॉर दिस लोन इज एमोटाइज कॉस्ट। ठीक है, रेलिवेंट एक्सचेंज रेट आर एज फॉलोज, तो ये मॉनेटरी आइटम बन गई क्योंकि अमाउंट आपका बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स है। ओपनिंग रेट दे दिया, ये क्लोजिंग रेट दे दिया, आपको एवरेज रेट दे दिया। फंक्शन करेंसी आपका इंडियन रुपीज है। एडवाइज द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द फॉरेन करेंसी लोन इन द बुक्स ऑफ द मेकर लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर X1 X2। ऑल्सो कैलकुलेट द इनिशियल मेजरमेंट अमाउंट फॉर द लोन, फाइनेंस कॉस्ट फॉर द ईयर एंड क्लोजिंग बैलेंस एंड एक्सचेंज गेन और लॉस। आइए बड़े आराम से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए इस तरह क्वेश्चन हम बेसिकली क्या करेंगे, इंड AS 109 भी लगाएंगे और इंड AS 21 भी लगाएंगे। तो पहले इंड AS 109 की बात कर लेते हैं। इन फॉरेन करेंसी देखिए ओपनिंग लोन कितने से आएगा सर, 58 लाख से। इंटरेस्ट कितने से आएगा सर, 12% EIR के बेस पे, 6,96,00,000। बल्कि एक काम करें, इसे लैक्स में लिख लें। हाँ सर, इजी रहेगा थोड़ा सा, रुपीज इन लैक्स, या मिलियन में लिखना है तो मिलियन में लिख सकते हैं सर। रुपीज इन लैक्स नहीं, इन लैक्स आएगा क्योंकि ये फॉरेन करेंसी की बात हो रही है यहाँ पे। ओपनिंग बैलेंस कितने से है सर, 58 लाख से। इंटरेस्ट आपका आएगा 6.96 के हिसाब से, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो 6 का है, तो क्लोजिंग बैलेंस कितने से आ गया, 58 प्लस 12% माइनस आपका 6, 58.96। यहाँ थोड़ा स्पेस दे देंगे। ठीक जी सर। अच्छा, अगर हम इन फंक्शनल करेंसी की बात करें दैट इज आपका रुपीज, तो 58 को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे आपका ट्रांजैक्शन डेट पे जो रेट रहा था दैट इज आपका 2.5, तो 58 इंटू 2.5 145। जो इंटरेस्ट है इसे हम क्या करेंगे, एवरेज रेट के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे दैट इज आपका 2.42, तो 6.96 इंटू 2.42 16.8432, और 6 जो आपने अमाउंट पे किया है तो आपने क्या किया होगा, परचेज करके डॉलर पे किए होंगे, तो 2.75 क्लोजिंग रेट, 6 इंटू 2.75 दैट इज 16.5। और अब एमोटाइज कोस्ट के हिसाब से आपका कैरिंग अमाउंट जो आएगा 145 प्लस आपका आएगा 16.8432, एक सेकेंड, 145 प्लस 16.8432 माइनस सर 16.5, ये आपका एमोटाइज कोस्ट के हिसाब से रुपीज में कैरिंग अमाउंट आ गया 145.3432। ठीक, क्लोजिंग रेट के हिसाब से 58.96 इंटू आपका ट्रांसलेट रेट कितने से है, क्लोजिंग रेट है सर आपका 2.75 के हिसाब से, तो ये अमाउंट आ गया 162.14। आप प्लीज मेरे साथ साथ कॉपी पेन लेके जरूर बैठें और आप लिखें, क्वेश्चन सोल्व करें। ठीक, और जैसे मैं कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो कुछ कॉन्सेप्ट आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो डिफरेंस आएगा फॉरेन एक्सचेंज लॉस आ गया क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ गई है, इसे हम कहाँ लेके जाएंगे, P&L अकाउंट के अंदर। 162.14 माइनस 145.3432,
7968। आगे बढ़े जी सर, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन टिक करा देता हूँ, ये देखिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं टीवाई के में। ये मॉनेटरी आइटम का क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं नॉन मॉनेटरी वाले क्वेश्चन पे। टीवाई के में आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। ऑन 30 जनवरी X1 ए लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फॉर $5,000। एक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। आपने एंट्री पास करनी 31 मार्च X1 को, X2 को, अकॉर्डिंग टू इंड AS 21। ए लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फॉर $5,000 फ्रॉम यूएसए सप्लायर ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक, $5,000 की आपने क्या किया, मशीन परचेज की क्रेडिट बेस पे। ए लिमिटेड फंक्शन करेंसी इज रुपीज, द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज $1 इक्वल टू 60। आपका जो एक्सचेंज रेट है वो कितना है, 60 के हिसाब से। तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली जो स्पॉट रेट है उस पर कन्वर्ट कर लेंगे। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फॉरेन क्रेडिटर आपका $5,000 इंटू 60, 3 लाख है। इंस्टीट्यूट ने जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है, मैं कंप्लीट सॉल्यूशन पहले उसके हिसाब से कराऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि इस सॉल्यूशन में ना एक तो गैप और काफ़ी टाइम से ये गैप है। इंस्टीट्यूट इस सॉल्यूशन को अपडेट नहीं कर रहा, मे बी यहाँ पे आपका कुछ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से हो सकता है, या जैसे भी है, मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है। बट इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे सॉल्यूशन में एक दो जगह कुछ चीज़ों का गैप रख रखा है, करेंगे उसके ऊपर चर्चा। ठीक, द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीनरी डिटरमाइंड ऑन 31 मार्च X1 इज 5500। मशीन की फेयर वैल्यू 5500 है 31 मार्च X1 को। तो आपने मशीन को यहाँ पे क्या किया, रिवैल्यू किया है या नहीं किया, वो तो हमें देखना पड़ेगा पॉलिसी क्या है, बट हाँ फेयर वैल्यू दे दी क्वेश्चन ने। एक्सचेंज रेट 31 मार्च को 65 हो गया। द पेमेंट टू ओवरसीज सप्लायर डन ऑन 31 मार्च X2, द एक्सचेंज रेट ऑन 31 मार्च X2 आपका 67 है। द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीनरी रिमेन अनचेंज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X2। टैक्स रेट आपका 30% है। ए लिमिटेड फॉलो रिवैल्यूएशन मेथड इन रिस्पेक्ट टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के केस में आपको रिवैल्यूएशन मॉडल है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ने बता दिया। देखिए, अगर हम 31 मार्च X1 की बात करें तो अपने पास एक तो फॉरेन क्रेडिटर है मॉनेटरी आइटम के रूप में, दैट इज $5,000 से। ठीक, और एक नॉन मॉनेटरी आइटम है अपने पास मशीनरी, दैट इज ऑल्सो $5,000। पहले बात कर लेते हैं मॉनेटरी आइटम की। देखिए, मॉनेटरी आइटम को हम क्या करेंगे, रीस्टेट करेंगे। रेट हो गया आपका 65 का, तो 5 से बढ़ जाएगा अमाउंट, 5,000 इंटू 5, 25,000 से लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। हम एंट्री पास करेंगे फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू आपका फॉरेन क्रेडिटर 25,000 से, और जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस उसे पिनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। लॉस हो गया क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। मशीनरी को यहाँ पे रिवैल्यू किया गया कितने में, 5500 पे। तो देखिए यहाँ पे दो चेंज आ गए, एक 5,000 से बढ़ के मशीनरी कितनी होगी, 5500। ठीक, दूसरा चेंज क्या आया है, जो एक्सचेंज रेट है कितना था सर, 60 था, अब वो आपका 65 हो गया। तो 500 तो आपका रिवैल्यूशन हो गया 60 के हिसाब से 30,000 का। और एक्सचेंज डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 5500 है ना जी सर, और आपका क्योंकि 500 हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया, तो 5500 इंटू 5, 27,500, ये आपका एक्सचेंज डिफरेंस आ गया। लेकिन दोनों के दोनों आपके कहाँ जाएंगे, आपके अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे दो एंट्रियाँ पास करके मेरे हिसाब से एक एंट्री से काम चल जाएगा, डायरेक्ट एंट्री पास कर सकते हैं। 5500 इंटू 65, ये कोई ड्रॉबैक नहीं है, ये एक अल्टरनेटिव आंसर है। जो क्वेश्चन में बता रहा था ना कि कुछ आपका गैप है, वो गैप लास्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये कोई गैप नहीं है, कहीं आप ये सोचो कि ये गैप है, ये तो एक अल्टरनेटिव आंसर है। 357,500 से, और आपका कैरिंग अमाउंट तो 3 लाख से, तो 57,500 से क्या होगा, असेट का कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगा टू आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से आ जाएगा 57,500। एग्जाम के अंदर एक बात का ध्यान रखना कि अगर हमें टैक्स का रेट दे रखा है तो हम हमेशा क्या करें, डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट लेंगे ही लेंगे। ठीक, तो अभी 57,500 से असेट की वैल्यू बढ़ गई है, तो असेट का कैरिंग अमाउंट बढ़ गया, मतलब फ्यूचर का अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में खर्चा बढ़ गया, इनकम टैक्स वाले से डिसअलाउ कर देंगे, तो अपने लिए क्या बन गया, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी 57,500 इंटू आपका 30%, 17,250 से आपका DTL बन गया। चले आगे, हाँ जी। नेक्स्ट डेट पे क्या होता है, 31 मार्च X2 को पेमेंट होगी 67 के हिसाब से। तो पहले तो 2 के हिसाब से हम क्या करेंगे, मॉनेटरी आइटम को रिवैल्यू करेंगे, 10,000 का लॉस आ गया, फिर पेमेंट कर देंगे। ये देखिए 10,000 का लॉस आ गया, इन्होंने कंबाइन एंट्री पास कर दी, पेमेंट होगी। सेकंड वो कह रहा है कि जो फेयर वैल्यू है पीपी की उसमें कोई चेंज नहीं है, बट फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस में तो चेंज आ गया, 2 इंटू 5500, 11,000 से 3,300 का क्या आ जाएगा, DTL क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे गैप क्या क्या है, देखिए एक तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है,
जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस मॉनेटरी आइटम पे है, टैक्स बेस अलग होने की वजह से डेफर टैक्स उसके ऊपर बन सकता है। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ठीक। तो आप चाहो तो नोट दे सकते हैं, बट इंस्टीट्यूट ने जहां जहां ये क्वेश्चन दे रखा कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं करेगा तो आप इग्नोर कर देना, ठीक। सेकंड, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट इग्नोर कर रखा है, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं, तो इंस्टीट्यूट को मेंशन करना चाहिए कि हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट इग्नोर किया, ठीक। चलिए, एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर नॉन मॉनेटरी आइटम आप मेजर कर रहे हैं एट हिस्टोरिकल कॉस्ट तो फिर आपका कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगा, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस नहीं आएगा। ऑन 1 जनवरी X2 पी लिमिटेड परचेज ए मशीन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, $4 2 लाख, ठीक है। द फंक्शनल करेंसी ऑफ पी लिमिटेड इज रुपीज, एट दैट डेट द एक्सचेंज रेट वाज $1 इक्वल टू 68। उस डेट पे क्या है, एक्सचेंज रेट आपका 68 था। पी लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे फॉर दिस परचेज अंटिल 30 जून X2, पी को इसकी पेमेंट नहीं करनी 30 जून तक। रुपीज स्ट्रक्चर्ड अगेंस्ट इन द डॉलर इन द 3 मंथ फॉलोइंग परचेज एंड बाई 31 मार्च X2, एक्सचेंज रेट आपका 65 हो गया। तो यहाँ पे हमने मशीन परचेज कर रखी थी, तो लाइबिलिटी कम होगी, अपने को फायदा हो गया, गेन हो गया, ठीक। CFO P Limited feel that these exchange fluctuation would not affect the financial statement because P Limited has an asset and liability denominated in rupees which was initially the same amount। initially same amount है, लेकिन हमें अल्टीमेट क्या करना पड़ेगा, लाइबिलिटी को पे करना पड़ेगा, इसलिए जो मॉनेटरी आइटम उसे हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, ठीक। he also feel that P Limited depreciate this machine over 4 years, so future year amount would not be the same। examine the impact of the transaction, आपने क्या करना, इम्पैक्ट बताना। अब यहाँ पे ये चीज देखिए कि हम लोग जो असेट है उसे कैसे मेंटेन कर रहे हैं। क्वेश्चन ने यहाँ पे कुछ भी नहीं कह रखा, तो हम लोग इसे कोस्ट पे मेजर करेंगे और ऐसे फेयर वैल्यू दे रखी, तो हम एज्यूम करेंगे कोस्ट पे हमने मेजर कर रखा, ठीक, हिस्टोरिकल कोस्ट पे। तो इनिशियली हमने क्या किया होगा, 2 लाख इंटू 68, फॉरेन क्रेडिट रिकॉर्ड किए होंगे 1,36,00,000 के, और मशीन रिकॉर्ड की होगी 1,36,00,000 के, ठीक है। तो इसको तो फर्दर हमें कोई भी इंपैक्ट नहीं लेना। हाँ, क्रेडिटर को हम लोग क्या करेंगे, रिस्टेट कर देंगे, क्लोजिंग रेट पे आपका 3 का फायदा हो गया, 1,30,00,000 आ गया ना क्लोजिंग के हिसाब से, तो 6 लाख का गेन चला जाएगा आपका पी हैंडल में। और इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे 4 ईयर के हिसाब से, 3 मंथ का डेप्रिसिएशन आ गया आपका 8,50,000। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ द पीपी आ जाएगा 1,36,00,000 के साथ कंपैरिजन करेंगे 1,27,50,000। चले जी सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, एक बार मैं टिक करा देता हूँ आंसर। अगर मान लो फंक्शनल करेंसी जो एंटिटी की है वो प्रेजेंटेशन करेंसी से अलग है, तो एंटिटी को क्या करना पड़ेगा, फंक्शनल करेंसी को प्रेजेंटेशन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, असेट और लायबिलिटी क्लोजिंग रेट के हिसाब से। आपका शेयर कैपिटल है, आपका ओपनिंग मतलब शेयर कैपिटल हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से, ओपनिंग रिटेन अर्निंग ओपनिंग जो भी बैलेंस आ रहा है उसके हिसाब से, ठीक। इनकम एक्सपेंडिचर आपका एवरेज रेट के हिसाब से, और जो भी डिफरेंस आएगा वो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में आएगा, ठीक, ओसीआई में आएगा। आइए इसके ऊपर बैक टू बैक हम 2 क्वेश्चन करते हैं। पहले टीवाई के में क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, आप ना अपने हिसाब से टाइम स्टैम्प बना सकते हैं इसके साथ साथ ना, ताकि आप जब भी दोबारा रिवाइज करें तो क्वेश्चन आगे पीछे ना मिले, आपको पता हो कि ये क्वेश्चन यहाँ पे, तो प्लीज टाइम स्टैम्प बना देना इस चैप्टर के लिए। इन्फोटेक ग्लोबल लिमिटेड हैज ए फंक्शनल करेंसी ऑफ USD, ठीक है, एंड नीड टू ट्रांसलेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनटू द फंक्शनल करेंसी एंड प्रेजेंटेशन करेंसी ऑफ इन्फोटेक इनकॉर्पोरेशन, दैट इज आपका लोकल डॉलर। The following balance appear in the books of Infotech Global Limited at the year end prior to translation। पीपी आ गया, रिसेबल आ गया, इशूड कैपिटल आ गई, ओपनिंग रिटेन अर्निंग आ गया, P&L अकाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया, अकाउंट पेबल है, एक्रूड लायबिलिटी है। ट्रांसलेट द अबव बैलेंस ऑफ Infotech Global Limited इनटू लोकल डॉलर रेडी फॉर कंसोलिडेशन बाय Infotech इनकॉर्पोरेशन, शेयर कैपिटल एंड ओपनिंग रिटेन अर्निंग हैव बीन प्री पॉपुलेटेड। ये इन्होंने अमाउंट पहले कैलकुलेट करके दे दिया। प्रिपेयर वर्किंग आउट ऑफ द क्यूमुलेटिव बैलेंस ऑफ द फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, ठीक है जी। आपने क्या करना, जो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व डिफरेंस में आएगा ना, उसको भी आपने एक तरीके से उसकी वर्किंग करके दिखानी है। तो हम उसकी वर्किंग कैसे करेंगे, जहां पे रेट अलग रहेगा जिस आइटम के ऊपर, तो वही उसी की वजह से डिफरेंस आ रहा होगा, ठीक। रेट ऑफ द बिगिनिंग इरेलीवेंट हो गया, क्योंकि हम तो क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करना है। एवरेज रेट आपका P&L फॉर द ईयर के लिए आ जाएगा। रेट एट द एंड, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर के लिए एवरेज रेट आता है, तो P&L में आपका इनकम एक्सपेंडिचर का नेट बैलेंस आ गया ना, क्लोजिंग रेट आपका 1.3 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 1.3 से डिवाइड कर देंगे, 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 और इसको 1.175 से, ये देखिए, और ये पहले से बैलेंस है, तो ये अपना फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व आ गया। अब ये डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे 1.13 से डिवाइड करेंगे,
इसे 1.13 से और इसे 1.13 से, ठीक है। तो जो डिफरेंस आएगा इसके साथ कंपैरिजन कर लेंगे। ये देखिए ये आपका सेम बैलेंस आ जाएगा। चले जी सर, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व एज ए बैलेंसिंग फिगर आ गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। इन्फोटेक ग्लोबल लिमिटेड ए स्टैंड अलोन एंटिटी हैज ए फंक्शन करेंसी ऑफ यूएसडी एंड नीड टू ट्रांसलेट इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनटू प्रेजेंटेशन करेंसी, ठीक है जी। INR में हमें कन्वर्ट करना है। द फॉलोइंग इज द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इन्फोटेक ग्लोबल लिमिटेड प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद इट्स फंक्शनल करेंसी। तो हम इसे क्या करेंगे, आपका प्रेजेंटेशन करेंसी INR में कन्वर्ट कर लेंगे। जितनी असेट है, लाइबिलिटी है, किस पे कन्वर्ट करेंगे, आपका क्लोजिंग रेट के हिसाब से, ठीक। शेयर कैपिटल सर इनिशियली जो रेट आ रहा होगा। रिटेन अर्निंग सर आपका ओपनिंग रिटेन अर्निंग जो ओपनिंग रेट के हिसाब से कन्वर्ट होकर आ रही होगी, मतलब हर साल क्या हुआ होगा, P&L एवरेज रेट के हिसाब से कन्वर्ट हुआ होगा, और जो इनिशियली सबसे पहले रिटेन अर्निंग आएगी उस साल के एवरेज रेट के हिसाब से आई होगी, ठीक। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि ओपनिंग रिटेन अर्निंग का जो कन्वर्जन दे रखा होगा वो आ जाएगा, और जो करंट ईयर का प्रॉफिट होगा वो आपका एवरेज रेट के हिसाब से आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ P&L दे दिया। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी 18,000 आपका ओपनिंग था, प्रॉफिट 14,500 इस साल का प्रॉफिट है, 3,000 का आपने डिविडेंड पे किया, ठीक। शेयर कैपिटल वाज इशूड व्हेन द एक्सचेंज रेट आपका 70, तो हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को 70 के हिसाब से कन्वर्ट कर देंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 70 रिटेन्ड अर्निंग 1 अप्रैल को कितने से थी, 4 लाख से। तो रिटेन्ड अर्निंग आपका ओपनिंग आएगी 4 लाख से, तो मैं आंसर में टिक करा देता हूँ आपको। रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी ओपनिंग अपनी 4 लाख से, ठीक। At 31st March, X2 a cumulative gain of 492 has been recognized in the foreign exchange reserve, which is due to translation of entity financial statement into INR. तो लास्ट ईयर सर 31st मार्च X2 को आपका FCTR का बैलेंस 492 है। तो बेसिकली हम लोग क्या करें, इस बार का जो बैलेंस आएगा वो आपका मतलब बैलेंसिंग फिगर जो इस बार की बैलेंस शीट में आएगा वो क्लोजिंग FCTR होगा, और उसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंस आपका करंट ईयर के लिए OCI बन जाएगी, ठीक। एंटिटी पेड ए डिविडेंड ऑफ USD 3,000 व्हेन द रेट ऑफ एक्सचेंज कितने से, 73.5 से। तो हमने रिटेन अर्निंग में ओपनिंग प्लस किया होगा करंट ईयर की रिटेन अर्निंग, उसमें से डिविडेंड पे कर दिया होगा कितना, 3,000 इंटू आपका 73.5 के हिसाब से ये आपका पे हुआ है, मतलब उस दिन रेट ये था, तो ये आपका रुपीज में आ गया डिविडेंड, ठीक। प्रॉफिट फॉर द ईयर X1 X2 ऑफ द USD 8,000 ट्रांसलेटेड INR 572। तो लास्ट ईयर का जो आपका प्रॉफिट और लॉस होगा पूरे साल का वो आपका 572 INR है। तो 4 लाख प्लस 572 972 आ गया, क्योंकि लास्ट ईयर डिविडेंड नहीं था, ठीक। ये ओपनिंग आ गया, रिटेन अर्निंग। प्रॉफिट फॉर द ईयर X2 X3 जो आपका 14,500 है, इसे कन्वर्ट करके दे रखा हमें 1072 985 से। तो ये करंट ईयर की रिटेन अर्निंग होगी, 972 की अपनी ओपनिंग रिटेन अर्निंग होगी, उसमें से क्या करेंगे, डिविडेंड पे कर देंगे। आइए, रिटेन अर्निंग में ओपनिंग प्लस करंट ईयर माइनस डिविडेंड पेड, ये क्लोजिंग रिटेन अर्निंग होगी, ठीक। For the sake of the simplicity, item of the income and expenditure are translated at weighted average monthly rate, as there has been no significant exchange rate fluctuation during the entire year, and the business of the entity is not cyclical in nature. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी आपका कन्वर्जन करके अमाउंट दे रखा, ठीक। रेलिवेंट एक्सचेंज रेट मतलब वो ये बता रहा है कि एवरेज रेट आएगा, तो एक इन्फॉर्मेशन है, बट रेलिवेंट नहीं, क्योंकि अपने को क्वेश्चन है ट्रांसलेट करके अमाउंट दे रखा, ठीक। ये क्लोजिंग रेट आ गया लास्ट ईयर का, मतलब इस साल का ओपनिंग रेट, और ये आपका इस साल का क्लोजिंग रेट आ गया, ठीक। तो असेट 73.75 पे और लाइबिलिटी 73.75 पे ट्रांसलेट हो जाएगी। देखिए सारी असेट 73 पे, यहाँ करंट ईयर में 75 पे, लास्ट ईयर में लाइबिलिटी 73, करंट ईयर 75। शेयर कैपिटल 70 के हिसाब से ये अपना रिटेन अर्निंग का बैलेंस हमने कैलकुलेट कर लिया था, ये आपका डिफरेंस आ गया। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व ओपनिंग है, ये क्लोजिंग आ गया, डिफरेंस आपका OCI में आ जाएगा करंट ईयर में 146015, ठीक। चलिए, ये जो बैलेंस आपके अदर इक्विटी के स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर आ जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइए, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 को कराने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूं। देखिए क्या होता है, फॉरेन ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है जो सिचुएटेड होता है आपका आउटसाइड इंडिया, ठीक। अब फॉरेन ऑपरेशन को हमें क्या करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है कंसोलिडेशन पर्पज के लिए। बिल्कुल सर, फॉरेन ऑपरेशन आपका सब्सिडरी हो सकती है, ज्वाइंट वेंचर हो सकता है, एसोसिएट हो सकता है, ठीक। तो ये फॉरेन ऑपरेशन है, ये अपना मान लेते हैं
पी लिमिटेड कंपनी है, ठीक। तो हम इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो फंक्शनल करेंसी है क्या फॉरेन ऑपरेशन की और आपका जो एंटिटी है सेम है अलग है। अगर सेम है तो फिर तो आप एज इट इज कंसोलिडेट कर देंगे, जैसे इंडेस 110 के अकॉर्डिंग हम कंसोलिडेशन करते हैं। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे फॉरेन ऑपरेशन की फंक्शनल करेंसी अलग है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेट करना पड़ेगा। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? एसेट और लायबिलिटी क्लोजिंग रेट पे ध्यान देना है। यहाँ पे चाहे मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, हम क्लोजिंग रेट के हिसाब से क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं, ठीक। सर यहाँ पे मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी को क्लासीफाई इसलिए नहीं कर रखा क्योंकि अल्टीमेट आपको ये सेटलमेंट नहीं करना होता अमाउंट ना, ये एक बैलेंस रिप्रेजेंट होते हैं। हाँ, जब आप फॉरेन ऑपरेशन को सेल करेंगे तो एफसीटीआर का बैलेंस फिर आपका पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक जी सर। तो ये जो फॉरेन ऑपरेशन है इसकी असेट और लायबिलिटी को हम कन्वर्ट करेंगे क्लोजिंग रेट के हिसाब से, ठीक जी सर। आपका शेयर कैपिटल जो है डेट ऑफ एक्विजिशन, ध्यान रखना डेट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि उस दिन अपने पास कंट्रोल आया हुआ या आपका इक्विटी मेथड लग रहा होगा, तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे जो हम शेयर कैपिटल कंसीडर करेंगे उस डेट के रेट पे, ठीक। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट सर डेट ऑफ एक्विजिशन पे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट सर आपका एवरेज रेट पे। गुडविल जो आती है हम उसे क्या करते हैं? क्लोजिंग रेट के हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं। गुडविल को हम लोग क्या करते हैं? क्लोजिंग रेट के हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं, ठीक। और जो डिफरेंस आता है एफसीटीआर में आता है, और जब हम फॉरेन ऑपरेशन को सेल करते हैं तो एफसीटीआर का बैलेंस आपका पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। एक बात का और ध्यान रखेंगे, अगर अपने पास 100% होल्डिंग नहीं है तो एफसीटीआर का बैलेंस पेरेंट में और एनसीआई में परसेंटेज ऑफ होल्डिंग के हिसाब से बढ़ जाएगा, ठीक। आइए क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट इसी से रिलेटेड है, सेकंड पार्ट कुछ और है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। मतलब पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। ग्लोबल लिमिटेड एन इंडियन कंपनी एक्वायर्ड ऑन 30th September X1 70% of the share capital of the Mark Limited, an entity registered as company in the Germany, ठीक। The functional currency of the global limited is rupees and its financial year end 31st March X2. The fair value of the net asset of the Mark Limited was 23 million euro, ठीक है जी। एंड परचेज कंसिडरेशन आपने कितना पे किया? 17.5। हमने 70% शेयर एक्वायर किए हैं और जो पीसी पे की है वो कितनी है? 17.5। एनसीआई को हम कैसे मेजर करेंगे? आइदर एट फेयर वैल्यू और प्रोपोर्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड नेट एसेट ऑफ द आपका एक्वायरी कंपनी, दैट इज 23 मिलियन, ठीक। द एक्सचेंज रेट एज एट 30th September आपका 82 है और क्लोजिंग रेट आपका 84 है। डिटरमाइन द वैल्यू एट विच द गुडविल हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31st March X2 को आप किस रेट पे से ट्रांसलेट करेंगे? सर गुडविल को क्लोजिंग रेट में हम ट्रांसलेट करते हैं, तो एनसीआई कितने से आएगा आपका? 30% है। व्हेन एनसीआई इज वैल्यूड प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट ऑफ द मार्क लिमिटेड, तो हम इसके प्रोपोर्शनल बेस पे एनसीआई को वैल्यू कर रहे हैं, दैट इज आपका 6.9, 17.5 प्लस 6.9 24.4। पीसी पेड कितने से? सर पीसी पेड अपना 17.5 से 6.9 का आपका एनसीआई आ गया। फेयर वैल्यू आइडेंटिफाइड नेट एसेट कितने से? सर 23 से, तो 1.4 से आपका गुडविल आ गई। हम इसे क्लोजिंग रेट के हिसाब से क्या करेंगे? ट्रांसलेट कर देंगे, दैट इज आपका 84। वन 7.6। ये देखिए इंटर कंपनी अगर ट्रांजैक्शन होती है तो हम लोग क्या करते हैं? जो भी बैलेंस होते हैं उसे कैंसिल कर देते हैं अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो, ठीक। लेकिन जब हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैंसिल करते हैं ना, तो जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस है वो ग्रुप एज ए होल हमें सेटल करना होता है, तो वो कभी भी एलिमिनेट नहीं होता। एक बात और, अगर कोई अनरियलाइज प्रॉफिट है तो हम लोग क्या करेंगे? अनरियलाइज प्रॉफिट को ट्रांसलेट करेंगे उस डेट के रेट पे जिस डेट पे ट्रांजेक्शन हुई है, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक, क्योंकि उस डेट पे प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ होगा। मार्क लिमिटेड सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2.4 मिलियन यूरो टू ग्लोबल लिमिटेड, मतलब कंसोलिडेशन के केस में, ठीक है, 4.2 मिलियन यूरो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March X2, ठीक है। 2.4 मिलियन के जो गुड्स थे 4.2 पे बेचे गए, मतलब 1.8 का प्रॉफिट है। एक्सचेंज रेट ऑन द रेट परचेज बाय ग्लोबल लिमिटेड वाज 83 पर यूरो एंड ऑन 31st March आपका 84 है। तो हम लोग क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन डेट पे जो रेट है, क्योंकि जो प्रॉफिट रिकॉर्ड किए गए होंगे वो आपका इस डेट के रेट के हिसाब से रिकॉर्ड किए गए होंगे, ठीक। The entire goods purchased from Mark Limited are unsold as on 31st March X2. Determine the unrealized profit to be eliminated in the preparation of CFS. तो 1.8 into 83, 149.4। ये देखिए, आइए कंसोलिडेशन के रिगार्ड में एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होता है, जब पेरेंट सब्सिडरी के ऊपर कंट्रोल लॉस कर जाती है तो उसके में हम लोग क्या करते हैं? डीकंसोलिडेशन करते हैं। और डीकंसोलिडेशन में हम क्या करेंगे? जो प्रोसीड्स आई है
वो आ जाएंगे डेबिट, ठीक। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट रह गई है तो फेयर वैल्यू को से रिकॉर्ड कर लेंगे। असेट और लाइबिलिटी के कैरिंग अमाउंट को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, ठीक। गुडविल को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, एनसीआई को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा वो पीएनएल अकाउंट में आ जाएगा। एक बात और, जब भी कंट्रोल लॉस्ट होता है तो उस केस में जो हमने सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व रिकॉर्ड कर रखे थे, ठीक, तो उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा? उनका ट्रीटमेंट ऐसे होगा जैसे हम रिस्पेक्टिव आइटम को अगर सेल करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो रिजर्व है उसका ट्रीटमेंट होता है। तो जैसे यहाँ पे अगर मान लो अपने पास एफसीटीआर है, ठीक, तो एफसीटीआर को हम लोग क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में लेके चले जाएंगे और एक प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा जब हम डीकंसोलिडेशन करेंगे। एक बात को ध्यान रखेंगे, एफसीटीआर में अपने पास बैलेंस कितना आया होगा सर? जितना पेरेंट ने होल्ड कर रखा होगा शेयर ना, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, ठीक, क्योंकि बाकी आपका जो एफसीटीआर है वो एनसीआई में चला गया और एनसीआई को हम पूरे पूरे को डीकंसोलिडेट कर देते हैं, ठीक। जैसे मान लो अपना एफसीटीआर 100 है, 80 पेरेंट के हिस्से में है, 20 एनसीआई में, तो एनसीआई से तो पूरा अमाउंट ऑटोमेटिक एनसीआई के बैलेंस में चला गया होगा, तो एनसीआई को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे और यहाँ पे 80 को हम क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक। आइए टीवाई के पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पेरेंट पी एक्वायर्ड 90% ऑफ द सब्सिडरी एस सम ईयर एगो, ठीक है जी। पी नाउ सेल एंटायर इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड फॉर 1500 लाख, ठीक, सारी इन्वेस्टमेंट बेच दी 1500 में, प्रोसीड्स आ गया। द नेट एसेट ऑफ एस 1000, ओके, डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, अलग से लिखने की नीड नहीं, यहीं पे आ जाता है अमाउंट, ठीक। एनसीआई सर जो है उसे डी रिकॉग्नाइज कर देंगे 100 से। द क्यूमुलेटिव एक्सचेंज डिफरेंस दैट हैव अराइजिंग ड्यूरिंग पी ओनरशिप आर गेन 200, रिजल्टिंग इन पी फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एस हैव ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 180 और क्यूमुलेटिव अमाउंट फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस सर आपका एनसीआई को 20 चला गया, ठीक, तो वो आपका 100 में आ चुका होगा। तो हमें यहाँ पे गुडविल तो नहीं कुछ दे रखी, अगर गुडविल है तो उसे डीकंसोलिडेट करें, गुडविल नहीं दे रखी तो 600 का तो ये गेन हो गया ऑन डिस्पोजल ऑब्लिक लॉस्ट ऑफ कंट्रोल। और प्लस आपका आएगा जो 180 एफसीटीआर है उसे भी पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो 780 का गेन आ जाएगा पीएनएल में। चले जी सर, आइए एक ना अपेंडिक्स बी है इंडेस 21 के अंदर ना, वो अपेंडिक्स बी क्या कहती है, आइए मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगा, और ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। देखिए क्या होता है, इंडेस 21 ये कहता है कि कई बार क्या होता है, हम ना रिवेन्यू जो रिकॉर्ड करते हैं वो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जो प्रोसीड्स आते हैं वो आपका अलग अलग डेट पे आते हैं, ठीक। जैसे मान लो हमने क्या किया, $1,00,000 के गुड सेल करने का एग्रीमेंट कर लिया, $30,000 हमने एडवांस में रिसीव कर लिया और $70,000 अपने पास बाद में आएंगे, ठीक। और सेल ऑफ गुड्स आपका यहाँ पे होगा इस डेट पे, 1 डेट 2 डेट 3 डेट, ठीक है। पहली डेट पे एडवांस आ गया, सेकंड डेट पे हमने गुड्स ट्रांसफर कर दिया, थर्ड डेट पे अमाउंट आ गया बैलेंस, ठीक। तो कहते हैं इनिशियली से आप क्या करेंगे, इस डेट पे जो भी ट्रांसलेट रेट रहेगा, जो भी इस डेट पे स्पॉट रेट रहेगा, ऐसे बोलता हूँ, इस डेट पे जो भी स्पॉट रेट रहेगा उसके हिसाब से आप फंक्शनल करेंसी में लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक जी सर। जिस डेट पे गुड्स आप सेल करेंगे उस डेट पे आप क्या करेंगे, जो ये लायबिलिटी का अमाउंट है उतना अमाउंट आपका रिवेन्यू में आ जाएगा और ये आपका रिसीवेबल के नाम से आ जाएगा। इसको आप कन्वर्ट करेंगे सेल ऑफ गुड्स की डेट पे, और इससे सर आपको रीस्टेट नहीं करना, जो भी लायबिलिटी का अमाउंट आपने इनिशियली रिकॉर्ड किया था जब एडवांस रिसीव किया था, ठीक है, उस डेट के हिसाब से जो कन्वर्जन रेट था आप उसी लायबिलिटी को डेबिट करके रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक। और ये जो रिसीवेबल है इसे जब तक अमाउंट नहीं आएगा हर क्लोजिंग डेट पे रीस्टेट करते रहेंगे। सो बात एक बात क्या है कि जो एडवांस अपने पास आया था, जिस डेट पर एडवांस आया था उस डेट का हम रेट कंसीडर करते उसे रीस्टेट नहीं करते। आइए क्वेश्चन नंबर 1 है प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर, देखिए सप्लायर ए लिमिटेड एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर बी लिमिटेड ऑन 1 जनवरी X2, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 जनवरी X2 को, डिलीवर गुड्स इन एक्सचेंज फॉर टोटल कंसिडरेशन ऑफ $50 million एंड रिसीव एन अपफ्रंट पेमेंट ऑफ $20 million ऑन दिस डेट। तो 1 जनवरी को 20 मिलियन अपने पास आ गए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस डेट पे जो भी रेट रहा होगा उसके हिसाब से लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक, एज एडवांस आ गया ना। द फंक्शन करेंसी ऑफ द सप्लायर इज रुपीज, द गुड्स आर डिलीवर्ड एंड रिवेन्यूज रिकॉग्नाइज ऑन 31 मार्च X2, ठीक है जी। 31 मार्च X2 को हमने गुड्स को डिलीवर कर दिया और रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ली, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या एंट्री पास करेंगे, जो ये लायबिलिटी है, एक सेकंड, अच्छा स्क्रीन पे मैं गायब था क्या, मैं दोबारा बोल दूं एक बार, जी सर दोबारा बोल दो। देखिए सप्लायर ने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया 1 जनवरी को, ठीक है जी,
20 मिलियन का जो अमाउंट है वो एडवांस आ गया 1 जनवरी को, एग्रीमेंट भी 1 जनवरी को हुआ, लेकिन गुड्स हमने डिलीवर किया आपका 31 मार्च को। तो एज पर इंड AS 115 हम रिवेन्यू यहां पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो जो ये एडवांस यहाँ पे आया होगा इसे हमने एज ए लायबिलिटी रिकॉर्ड किया होगा। तो 1 जनवरी को जो ट्रांसलेशन रेट रहेगा, मतलब स्पॉट रेट रहा होगा, उसके हिसाब से इसे हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे और लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। 31 मार्च को हम एंट्री क्या पास करेंगे, जो लायबिलिटी से डेबिट कर देंगे, क्रेडिट रिवेन्यू करेंगे, ठीक है। कितने से अभी चर्चा करते हैं। इसे डेबिट करेंगे 1 जनवरी के हिसाब से जो रेट था वही रुपीज डेबिट कर देंगे, मतलब इसे रीस्टेट नहीं करेंगे, ठीक। 30 से हम USD से हम क्या करेंगे, 31 मार्च को जो रेट रहेगा उससे रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेंगे और दोनों को टोटल करके रिवेन्यू आ जाएगी, ठीक। सो बात की एक बात क्या कि जो एडवांस आया उसे हम रीस्टेट नहीं करेंगे। आगे लिखते हैं, और 38 मिलियन जो है आपको ये 1 अप्रैल को मिले हैं, तो फिर अगले साल जो भी फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस होगा वो पिनल अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल का फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस है, ये मॉनेटरी आइटम का फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस है, ये एडवांस का फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस नहीं है। एडवांस में हम फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक। द एक्सचेंज रेट ऑन 1 जनवरी आपका 72 है और 75 आपका 31 मार्च को है। तो हम इनिशियल एडवांस को इस रेट पे रिकॉर्ड कर लेंगे और इसी रेट के हिसाब से सर उसे रिकॉर्ड कर रखा, इसे रीस्टेट नहीं करेंगे। लेकिन जो 30 मिलियन है वो हम 75 के रेट पे कन्वर्ट करेंगे और आपका ट्रेड रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। दोनों का जो टोटल आएगा वो आपकी रेवेन्यू आ जाएगी। स्टेट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर एडवांस कंसिडरेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू, ऑल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक। आइए मैं एक बार आपको सॉल्यूशन टिक करा देता हूँ। ये देखिए, हम इनिशियली क्या करेंगे, 72 के हिसाब से 20 मिलियन का एडवांस रिकॉर्ड कर लेंगे एज ए लायबिलिटी, ठीक जी सर। और 31 मार्च को क्या होगा, इसे रीस्टेट नहीं करेंगे, ये अमाउंट आपका रिवेन्यू में चला जाएगा 72 के हिसाब से, और 30 पे आपका 75 के हिसाब से रिवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगी, और 30 नेक्स्ट ईयर मिला है तो वो फिर आपका जो डिफरेंस होगा पिनल अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि वो फॉरेन करेंसी, आपका फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम के ऊपर डिफरेंस, ठीक। प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे हो गए। TY के में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बचा हुआ है। हाँ जी, सिर्फ एक क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 2 TY के में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 निकालेंगे। इंड AS 21 में एक कॉन्सेप्ट आता है नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन का मतलब है, नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन का मतलब है फॉरेन ऑपरेशन की नेट एसेट में आपका इंटरेस्ट होना, ठीक। इंड AS 21 ये कहता है कि अगर मान लो आपने कोई अमाउंट रिसीव करना है, पे करना, और वो आपका नियर फ्यूचर में सेटल नहीं होना, ठीक। नियर फोर्सेबल फ्यूचर में वो सेटल नहीं होना, मतलब फोर्सेबल फ्यूचर में वो सेटल नहीं होना, तो उसे फिर नेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट माना जाएगा। और अगर वो नेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन गया तो उस केस में क्या होगा, जो भी फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस है SFS में जाएगा P&L में, लेकिन CFS में वो डिफरेंस जाएगा आपका OCI में, और ऑन डिस्पोजल ऑफ फॉरेन ऑपरेशन आप क्या करेंगे, फिर से P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक। अगर सर मान लो नॉर्मल रिसीवेबल पेबल है जो आपका नेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं बनते, अगर नॉर्मल आपका ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल है जो नेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं बनते, तो फिर चाहे SFS है CFS है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा, आपका P&L अकाउंट के अंदर, ठीक। कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट के अंदर। मैं इस बात को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन का मतलब है कि फॉरेन ऑपरेशन की नेट एसेट में इंटरेस्ट कहता है, अगर मान लो कोई भी अमाउंट आपका पेबल या रिसीवेबल है फॉरेन ऑपरेशन से, ठीक है, और फोर्सेबल फ्यूचर में वो ना तो प्लान हो रहा है सेटल होने के लिए और ना लाइकली लग रहा है कि वो आपका सेटल होगा, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन मानेंगे। जो भी फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस उसके ऊपर होगा, SFS में P&L में जाएगा, CFS में कहा जाएगा OCI में, जो कि ऑन डिस्पोजल ऑफ फॉरेन ऑपरेशन आपका P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन उसी के ऊपर है। एंटिटी A हुज फंक्शन करेंसी इज रुपीज हैज ए फॉरेन ऑपरेशन, ठीक है जी। एंटिटी B विद ए यूरो फंक्शन करेंसी। एंटिटी B इशू टू A परपेचुअल डेट। परपेचुअल डेट मतलब आपका जिसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं, डिनोमिनेटेड इन यूरोज विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%, ठीक है। द परपेचुअल डेट हैज नो इशूअर कॉल ऑप्शन और होल्डर पुट ऑप्शन, दस कॉन्ट्रेक्चुअली इट इज जस्ट एन इनफाइनाइट स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इन यूरोज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस इसके ऊपर आएगा, क्योंकि फोर्सेबल फ्यूचर में आपका सेटल नहीं होना, तो SFS में P&L अकाउंट के अंदर डिफरेंस लेके जाएंगे और CFS के अंदर डिफरेंस कहाँ लेके जाएंगे, आपका OCI के अंदर, और ऑन डिस्पोजल ऑफ फॉरेन ऑपरेशन उसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ये एक बार आपको मैं आंसर रीड करा देता हूँ। दो द ओरिजिनेशन ऑफ द परपेचुअल डेट A has made a permanent investment in B, the interest payment are treated as interest receivable by A and interest payable by B, not as repayment of the principal debt, ठीक।
Hence, the fact that the interest payment are perpetual does not mean that the settlement is planned or likely to occur. The perpetual debt can be considered part of the A net investment in B. In accordance with para 15 of Ind AS 21, the foreign exchange gain and loss should be recorded in equity in the CFS level because settlement of that perpetual debt is neither planned nor likely to occur. अच्छा, एक लाइन और लिख लेंगे यहाँ पे, ऑन डिस्पोजल ऑफ फॉरेन ऑपरेशन सच OCI बैलेंस सेल बी ट्रांसफर इनटू आपका P&L अकाउंट। चलिए जी, इसी के साथ अपना इंडिया 21 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट और हाँ, इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।